Complications of the corneal ulcer if you keep it untreated, then the very first complication जो कि पीछे भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, आइरिडोसाइक्लाइटिस, दैट इज़ द एंटीरियर यूवियाइटिस। असल में क्या होता है, जब कॉर्नियल अल्सर होता है बेटा, वहाँ से टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकल के एंटीरियर चैम्बर में जाते हैं और एंटीरियर चैम्बर से फिर आते हैं आपके आयरिस और सिलियरी बॉडी के पास, उनकी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करा देते हैं, दैट इज आयरिडोसाइक्लाइटिस। फिर उसके बाद आपको पता है हाइपोपायोन भी बनता है। सेकेंडरी ग्लाउकोमा ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एंगल, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी इन्फ्लेमेशन होती है, फिब्रिनस एक्सुडेट बनता है जो एंगल को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से एक्वा ह्यूमर ड्रेन नहीं हो पाता और सेकेंडरी ग्लाउकोमा होता है। डेस्मेटोसिल, ये भी बात हो चुकी है, डेस्किमेंट मेम्ब्रेन बाहर बल्ज आउट करती है स्ट्रोमा के वीक होने की वजह से। कॉम्प्लिकेशन एट नंबर 4 बेटा इज़ द परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। देखो, अगर आपका ये बेटा कॉर्निया है और इसमें ये अल्सर बन चुका है, परफोरेशन व्हेन इट कम्प्लीटली परफोरेट्स एंड कम्युनिकेट्स इनसाइड, यहाँ से भी खास करके जब डेस्मेटोसिल बनता है ना बेटा, तो अल्सर परफोरेट कर जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी ड्रेडफुल कंडीशन। अगर अल्सर आपका परफोरेट कर जाता है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होती हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर अल्सर परफोरेट कर जाएगा तो नीचे से जो आयरिस मौजूद है वो इमीडिएटली बाहर प्रोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पिक्चर में भी बताऊँ आपको, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आप देखें तो अगर बेटा ये आपका लेट सपोज ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा था, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होता है आपका आयरिस। अगर इसमें परफोरेटेड अल्सर हो तो ये आयरिस यहाँ से बाहर प्रोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर अल्सर परफोरेट करता है तो नीचे वाले स्ट्रक्चर ज़ाहिर है बाहर आएंगे। अगर आप यहाँ से देखो, ये एक कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है, और इसमें देखो आप, यहाँ पे एक परफोरेशन थी, ऊपर से खुला हुआ था, नीचे से कनेक्टेड था, तो आयरिस बाहर प्रोलैप्स कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर, अगर कॉर्नियल अल्सर परफोरेट कर जाएगा नीचे तक, तो एक तो आयरिस बाहर आ जाएगा, प्रोलैप्स आउट हो जाएगा। दूसरा मसला ये हो जाएगा, क्या होगा, दैट इज़ द, जस्ट अ सेकेंड, या subluxation and the anterior dislocation of the lens due to the sudden stretching and the rupture of the zonules। कहने का मकसद ये बेटा, जब आपका कॉर्नियल अल्सर परफोरेट करता है तो क्या होता है, लेंस को देखो, ये बीच में लेंस होता है, दोनों तरफ से जोनियल फाइबर्स होते हैं जो कि इसको स्ट्रेच करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। लेकिन इन्फ्लामेशन की वजह से, एक्सुडेट की वजह से, ये जो जोनियल फाइबर्स होते हैं दोनों तरफ से, वो भी वीक पड़ जाते हैं और वो लेंस को अपनी जगह पे हेल्ड नहीं कर सकते, और लेंस जो है आगे की तरफ या तो कम्प्लीटली डिसलोकेट हो जाता है या तो सबलक्सेट हो जाता है। उसके अलावा एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है बेटा, परफोरेशन की वजह से, परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर की वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द कैटरेक्ट? कैटरेक्ट इज एक्चुअली द क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस, एक तरह से छापा पड़ जाना लेंस के अंदर, ठीक है। व्हेन द परफोरेटेड अल्सर रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द लेंस, तो ये कैटरेक्ट बन जाता है। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, यहाँ से ये आपकी कॉर्निया है, उसके अंदर आपके बीच में इतना बड़ा ये अल्सर बन गया है, और ये अल्सर परफोरेटेड अल्सर नीचे तक कम्युनिकेट कर रहा है, और आपको पता है यहाँ पे स्क्लेरा होती है, ठीक है, इसी तरीके से होता है ना। और यहाँ पे आपका आयरिस मौजूद था, जो कि अब आयरिस भी बाहर की तरफ प्रोलैप्स कर रहा है। लेंस मौजूद था, लेंस जो है आगे डिस्प्लेस हो गया है या सबलक्सेट हो गया है, क्योंकि ये अल्सर कम्युनिकेट कर रहा है इस लेंस के साथ, तो यहाँ पे कैटरेक्ट बन जाता है, डैमेज हो जाता है लेंस का एक हिस्सा, ठीक है। इस तरीके से देखें, कैटरेक्ट फॉर्मेशन व्हेन द परफोरेटेड अल्सर रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द लेंस ड्यू टू डिले इन द रिफॉर्मेशन ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। अगर ये रिफॉर्म होने में टाइम लगेगा तो ये जो अल्सर है वो कांटेक्ट में रहेगा लेंस के साथ और यहाँ कैटरेक्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन, एंडोप्थेल्माइटिस, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंट्राओकुलर कॉन्टेंट्स। आंख के अंदर जितने भी कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे आई की इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। अगर ये परफोरेट कर गया अल्सर तो इन्फेक्शन सारा अंदर आ जाएगा। तो ये तीनों की तीनों लेयर्स, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, पूरा आई बॉल अंदर से इन्फ्लेम हो जाएगा, जिसको हम एंडोप्थेल्माइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेन ऑप्थेल्माइटिस भी, दैट इज द इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग द ओकुलर कैविटी एंड ऑल द लेयर्स ऑफ द आई बॉल। एंडोप्थेल्माइटिस इज इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू इंट्राओकुलर कॉन्टेंट्स इनसाइड द आई। पेन ऑप्थेल्माइटिस जिसमें अंदर और बाहर पेरिओकुलर रीजन में भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है बच्चों। अब ज़रा ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊं, तो जस्ट अ सेकेंड, या ओके, यहाँ पर कैन यू सी द कॉर्नियल अल्सर बेटा, परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। कॉर्निया तो कहीं से नज़र ही नहीं आ रही, ये पूरा अल्सर है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेशंस बेटा अभी तक डिस्कस हुई हैं? परफोरेशन की वजह से,
वैसे तो कॉम्प्लिकेशन अल्सर की अपनी बहुत हैं, जैसे कि आयरिडोसाइक्लाइटिस, सेकेंडरी ग्लाउकोमा, डेस्मेटोसील, लेकिन अल्सर अगर परफोरेट कर जाए, अंदर चला जाए, तो एक मैंने बताया कि आयरिस प्रोलेप्स कर जाता है, लेंस डिस्लोकेट हो जाता है, कैटरेक्ट बन जाता है लेंस में, एंडोप्थेल्माइटिस, पेनोप्थेल्माइटिस होती है। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस लेंस कैटरेक्ट उसकी कॉर्नियल अल्सर की परफोरेशन की वजह से। वन इज़ द इंट्राओकुलर हेमरेज। इंट्राओकुलर हेमरेज इन द फॉर्म ऑफ द विट्रस हेमरेज और कोरोइडल लेवल पे हेमरेज होती है ड्यू टू द सडन लोवरिंग ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर। असल में जब अल्सर परफोरेट करता है तो एकोस्यूमर लीक करता है, जब एकोस्यूमर लीक करता है तो सडन प्रेशर गिर जाता है इंट्राओकुलर का। इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से विट्रस के लेवल पे या कोरोइड के लेवल पे हेमरेज होती है, ठीक है। दैट इज इंट्राओकुलर हेमरेज ऑब्वियसली। अब जब हेमरेज होती है, विट्रस हेमरेज या कोरोइडल हेमरेज होती है, तो रेटिना डिटैच हो जाती है, ठीक है। Look, as it mentioned, when the intraocular pressure remains for very long period of time after perforation, retinal detachment occurs। तो दोबारा सेम बात बता रहा हूँ बेटा, ये अल्सर परफोरेट कर गया, एक्वासिमर यहाँ से लीक करता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर जो है अंदर जो कि पहले बढ़ा हुआ था वो सडनली गिर जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा विट्रस से पीछे इसमें हेमरेज होती है, कोरोइड में हेमरेज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद रेटिना जो होती है ना वो डिटैच हो जाती है। यहाँ पे मौजूद रेटिना जो है वो डिटैच हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये इंट्राकुलर प्रेशर बड़े अरसे के लिए डिक्रीज रहे। उसके अलावा इंटीरियर सिनेशिया, द एडेशन बिटवीन द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ आइरिस विद द कॉर्निया, यानी कि ये जो एंगल बनता है ना बेटा, ये आपका अगर कॉर्निया है, ये आपका आइरिस है, ठीक है। तो ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, जूम इन करते हैं इसको, ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये एंगल फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि आइरिस इस कॉर्निया के साथ फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है, इसको हम कहते हैं सिनेशी कहते हैं। वो एंटीरियर पार्ट में होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर होता है, उसको पोस्टीरियर सिनेशी कहते हैं। कॉर्नियल फिस्टुला बन सकता है अगर ये जो परफोरेटेड अल्सर है वो आगे किसी के साथ कम्युनिकेट करे, ठीक है। या दैट्स इट। ओके, ये तो हो गई कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके परफोरेशन की वजह से, ठीक है। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, अब ज़रा वापस यहाँ पे आओ। पहली कॉम्प्लिकेशन थी बेटा आयरिडोसाइक्लाइटिस, फिर सेकेंडरी ग्लाउकोमा, फिर डेस्मेटोसील, फिर अल्सर परफोरेट कर गया तो फिर कितने मसले हुए। एक तो आइरिस प्रोलेप्स कर गया, लेंस डिस्लोकेट हो गया, कैटरेक्ट हो गया, एंडोप्थेल्माइटिस, पेनोप्थेल्माइटिस, इंट्राओकुलर हेमरेज। इंट्राओकुलर हेमरेज के अलावा रेटिनल डिटैचमेंट और एंटीरियर सिनेशी फॉर्मेशन, कॉर्नियल फिस्टुला, ये तो सारी कॉम्प्लिकेशन किसकी है, इसकी है, कॉर्नियल अल्सर के परफोरेट होने की वजह से। अब कॉर्नियल अल्सर इटसेल्फ की और कॉम्प्लिकेशंस दैट आर द लाइक द कॉर्नियल स्कैरिंग, कॉर्निया इटसेल्फ उसकी स्कैरिंग हो जाएगी तो उसमें भी ओपेसिटी हो जाएगी, तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द हील्ड कॉर्नियल अल्सर। जो परफोरेशन हुई है अगर वो हील हो जाती है तो बाद में स्कैरिंग होती है, ये मैंने पहले भी बात बताई है। और अगर ये आपकी पूरी आई है, उसके अंदर ये कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर ये वाला हिस्सा अल्सर वाला था, ये अल्सर वाला हिस्सा जो परफोरेटेड अल्सर था, जब ये हील कर जाएगा तो यहाँ पे स्कैरिंग हो जाएगी और ये एरिया बिल्कुल जो है काम का नहीं रहेगा, विजुअल इम्पेयरमेंट। कॉर्निया का ये वाला हिस्सा बस सिर्फ लाइट को पास कर पाएगा जो हेल्दी है, बाकी ये वाला जो स्कारड एरिया है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्लाइट ब्लरिंग तो टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है, डिपेंड करता है कि इस अल्सर का साइज़ कितना था, ठीक है। अच्छा, अभी जो कॉर्नियल ओपेसिटी हुई है, जो स्कैरिंग हुई है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसको मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ। एक होता है बेटा नेब्यूला, एक होता है मेक्यूला, एक होता है लीकोमा। इसको ज़रा मैं बताता हूँ। राइट बेटा, एट वेरी फर्स्ट इज़ द नेब्यूला। मैंने बताया आपको कि जब परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर जब हील करता है तो स्कैरिंग होती है उसकी, ठीक है। अगर स्कैरिंग जो है वो स्कार बहुत थिन सा है, बहुत इनसिग्निफिकेंट सा स्कार है और वो इन्वॉल्व करता है आपके कॉर्निया के बॉमेंस लेयर को और सुपरफिशियल स्ट्रोमा को, बस, तो उस छोटे से थिन स्कार को हम नेब्यूला कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये पिक्चर में आप देखें, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेब्यूला। बड़ी थिन सी कॉर्नियल ओपेसिटी है। कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है आपकी, बॉमेंस और सुपरफिशियल स्ट्रोमा, ठीक है बच्चों। देन कम्स द मैक्यूला। मैक्यूला इज़ it's a semi-dense corneal opacity which result from scarring involving anterior half of the corneal stroma। फर्क समझ आ रहा है बेटा आपको? The nebula was very much thin, very much insignificant. Macula is little larger. It is not completely dense. It is semi-dense corneal opacity. In case of nebula, there was involvement of the superficial portion of stroma and the Bowman's layer. And in macula, there is the involvement of the anterior half of the corneal stroma. You understand the difference? Picture भी देख लेते हैं जरा macula की. Yeah, this is the macula. Can you see?
दिस एंटायर इज द कॉर्नियल ओपेसिटी, जिसको हम मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला इज लार्जर देन नेब्यूला, मैक्यूला इज थिकर देन नेब्यूला, मैक्यूला इज इन्वॉल्विंग द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा, नेब्यूला वाज इन्वॉल्विंग द सुपरफिशियल स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये नेब्यूला और मैक्यूला के बाद आ जाता है, राइट बेटा, आफ्टर नेब्यूला एंड मैक्यूला इज द ल्यूकोमा। ल्यूकोमा कंपेयर टू मैक्यूला, मैक्यूला वाज सेमी डेंस, इट इज डेंस। ल्यूकोमा इज कम्प्लीटली वाइट कॉर्नियल ओपेसिटी। ठीक है, ये जो ओपेसिटी वाला एरिया है ना, ये कम्प्लीटली वाइट और काफ़ी डेंस हो। अगर इस ओपेक एरिया के साथ पीछे से आयरिस भी अटैच हो जाए तो उसको हम फिर कहते हैं ल्यूकोमा अडहेरेंट कहते हैं। ठीक है, पहले आप ये सिंपल ल्यूकोमा देख लें, ये है सिंपल ल्यूकोमा, काफ़ी डेंस वाइट। ठीक है, दिस इज सिंपली ल्यूकोमा। और ल्यूकोमा अडहेरेंट, जब देखो ये वाइट एरिया है, दिस इज द ल्यूकोमा, लेकिन आप देखो इसके साथ ये जो आयरिस है ये जाके इसके साथ अटैच हो रहा है, अडहेरेंट है। द आयरिस इज अडहेरेंट टू द ल्यूकोमा ऑन द बैक सरफेस, तो इसको हम ल्यूकोमा अडहेरेंट कहेंगे अगर आयरिस अटैच हो। अगर आयरिस अटैच ना हो तो सिंपली ल्यूकोमा कहेंगे। ल्यूकोमा अडहेरेंट के बाद कम्स द एक्टेटिक कॉर्निया। एक्टेटिक कॉर्निया इज द थिन हील्ड सेकेट्राइज्ड कॉर्निया, यानी कि एक परफोरेटेड अल्सर बना, वो हील हुआ, कंप्लीट स्कैरिंग हो गई, उसके बाद जो कॉर्निया है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ बल्ज कर जाए तो उसको हम एक्टेटिक कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सूडोकॉर्निया। सूडोकॉर्निया इज फाउंड व्हेन द परफोरेशन इज कवर्ड विद द एक्सुडेट। नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये आपका कॉर्निया है, बीच में एक परफोरेटेड अल्सर बन गया, यह अल्सर हील नहीं हुआ बल्कि इसमें एक्सुडेट जो है ना फ्लूइड वो जमा हो गया और वो भर गया। तो ये एक ट्रू हीलिंग तो नहीं है ना, ट्रू टिश्यू तो नहीं है ना जो हील हो गया और अच्छे से ये अल्सर बंद हो गया, ये तो सिर्फ एक्सुडेट है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सूडोकॉर्निया कहते हैं। इसके अलावा एक और लास्टली कंडीशन है, दैट इज़ द एंटीरियर स्टेफाइलोमा इज एन एक्टेटिक कॉर्निया लाइंड विद द अंडरलाइंग यूवियल टिश्यू, यानी कि एक्टेटिक कॉर्निया यानी कॉर्निया बाहर की तरफ बल्ज आउट करे और पीछे उसके साथ यूवियल टिश्यू भी अटैच हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा दिस बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। From now onwards, we'll be talking about the fungal keratitis. ठीक है, that is the inflammation of the cornea caused by fungus.